Hello everyone, welcome to Disha Publication. My name is Rajni Jha and in today's session we are going to analyze Sociology optional paper number 1 जो कि अभी UPSC मेंस में पूछा गया है. So let's have a look at the questions. किस टाइप के questions आए थे, क्या आप उम्मीद रख सकते थे पेपर से और किस तरीके से उन्हें अप्रोच करना चाहिए था, किस तरीके से उनके आंसर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए थे, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. So let's get started. The first question is answer the following questions in about 150 words each. This is a compulsory question, सबको अटेम्प्ट करना होता है. इसमें आपको 5 पार्ट मिलेंगे A, B, C, D, E और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है. ऑफ कोर्स 150 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है. इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर A देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A, which is Europe was the first and the only place where modernity emerged. अब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन बहुत कुछ नया पूछ लिया, कुछ नायाब क्वेश्चन आ गया. हमेशा मॉडर्निटी के ऊपर, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन तो दिख ही जाता है. सो दिस इज अबाउट मॉडर्निटी. नाउ हियर दे हैव मेड अ ट्विस्ट. व्हाट इज दैट ट्विस्ट? यहाँ पर उन्होंने कुछ वर्ड्स इंक्लूड कर दिए. वो वर्ड्स क्या है? उन्होंने वो वर्ड्स इंक्लूड कर दिए कि बताइए यूरोप ही पहली एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज्ड. सिर्फ यूरोप ही एक प्लेस था जहां पे मॉडर्निटी आई थी. तो देखिए पहला और इकलौता प्लेस था या नहीं था इस पे हम बाद में बात करेंगे. सबसे पहले जो इसका अप्रोच होना चाहिए था वो क्या कि सबसे पहले आपको डिफाइन क्या करना है. इसमें मेन वर्ड क्या है? वो है मॉडर्निटी. सो यू शुड हैव डिफाइंड मॉडर्निटी कि मॉडर्निटी होती क्या है. उसके बाद जैसे मॉडर्निटी में हमने रैशनलाइजेशन की बात की है, हमने रीजनिंग की बात की है, राइट, हमने एनलाइटनमेंट की बात की है, हमने डिस्कवरीज की बात की थी, रेवोल्यूशन की बात की थी क्लासेस के अंदर. तो ये आप कुछ चीज़ें पॉइंट है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. इनको आप उसमें आंसर में मॉडर्निटी डिफाइन करके उसके बाद बता सकते हैं इस तरीके से मॉडर्निटी इमर्ज हुई है यूरोप के अंदर. जो रैशनल थिंकिंग थी इस तरीके से आई थी यूरोप के अंदर. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच यू शुड नॉट लीव, क्योंकि ये सिर्फ आधा पार्ट हुआ, वो क्या है? यहाँ पर एक और वर्ड दिया गया है, फर्स्ट एंड ओनली प्लेस एंड कॉमेंट. सो ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस. तो यू कैन क्रिटिसाइज दिस स्टेटमेंट लेटर ऑन by giving examples of other places जहाँ पे simultaneously modernity की आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दिखना शुरू हो गई थी, वो you can include here. So of course this statement has to be criticized a little bit at the end of the question. Next question जो था आपका वो था, do you think ethnomethodology helps us in getting reliable and valid data? Now justify your answer. And now if you look at this question again, आप देखेंगे कि आपके दो चैप्टर्स को मिला दिया गया है. पहला यहाँ पर एथनोमेथोडोलॉजी को आपको बताना है जो कि आपने इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ा है, राइट, इंटरप्रेटिव स्कूल के अंदर पढ़ा है. दूसरी चीज आपने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पढ़ी थी क्लासेस के अंदर, है ना. तो आपको ये बताना है कि ये एथनोमेथोडोलॉजी रिलायबल और वैलिड है कि नहीं है. तो सबसे पहले वही एज वी स्टार्ट, हमेशा क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट टर्म जरूर होती है, एक या दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, उनको डिफाइन कर दीजिए. तो थोड़ा सा आप बता दीजिए कि एथनोमेथोडोलॉजी है क्या, उसके अंदर क्या चीजें हैं, राइट. इंटरप्रेटिव स्कूल का है, उसका मतलब क्या होता है. लाइक वी हैव आल्सो स्टडीड की एथनोमेथोडोलॉजी का लिटरल मीनिंग क्या है. ले मेथड्स, जो बेसिकली पीपल है अपने डे टू डे बेसिस पे अपनी एवरीडे टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए जिन चीजों का, मीन्स का, मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं उसको एथनोमेथोडोलॉजी कहते हैं. ये इसका लिटरल मीनिंग है. सो यू कैन डिफाइन इट अ लिटिल बिट कि एथनोमेथोडोलॉजी क्या है, उसकी अप्रोच क्या होती है. उसके बाद क्योंकि यहाँ पूछा हुआ है कि ये वैलिड है या रिलायबल है या नहीं, तो यहाँ पर और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, तो इधर आप क्या कर सकते हैं, इधर आप इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म दे सकते हैं कि भाई एथनोमेथोडोलॉजी में एक बात ये है कि डेटा इनएडिक्वेट होता है, काफी इंडिविजुअलिस्टिक इसका अकाउंट है, काफी इंडिविजुअलिस्टिक मैनर है. जैसे इसके क्रिटिसिज्म में हमने पढ़ा भी था कि अगर कोई चीज इसके मेंबर्स रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो उनके लिए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, चाहे वो करती हो या नहीं करती हो. ये गॉल्डथोर्प ने बोला था इसके क्रिटिसिज्म के अंदर. तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ऐसे इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एथनोमेथोडोलॉजी को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया है कि वो एक मेंबर्स जो है सोसाइटी के मेंबर्स का बहुत ही डिटैच्ड व्यू अकाउंट में लेता है. सो एंड में आप थोड़ा सा इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं एंड यू कैन से दैट मे बी इट इज नॉट कंप्लीटली रिलायबल, राइट. So next question is discuss the challenges involved in collecting data through census method. Now again important question. यहाँ पर देखिए, और ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया हो. सेंसस ईयर था ये, राइट. तो इसमें आपने एक्सपेक्ट तो किया होगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंसस मेथड होता क्या है. ठीक है, जो मेन क्वेश्चन वर्ड है उसको हम डिफाइन कर दे. सेंसस मेथड होता क्या है उसको आप डिफाइन कर देंगे. उसके बाद यहाँ पर चैलेंजेस पूछे गए. अब ये नहीं कि सेंसस मेथड बोला है तो उसी पे आप चलते रहेंगे कि भाई इसी पे हमने एक पेज लिख देना है. डेफिनेशन,
few lines, and then the main question stem which is challenges involved कि सेंसस मेथड में अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो इसको आप कंटेम्प्रेरी से भी कलेक्ट कर सकते थे। कैसे? जो आपने नॉर्मल चैलेंजेस क्लासेस में पढ़े हैं वो तो पढ़े ही हैं कि रिसर्च मेथड में होता है कि जरूरी नहीं आपको सारे इस सेंसस मेथड में सारे आंसर्स एकदम रिलायबल मिल जाए। कई बार मिसलीडिंग रिकमेंडेशंस होते हैं, आपके बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज, पैसा चाहिए होता है, और कई बार इसमें देखा गया कि रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। अब इसमें भी अगर देखा जाए, क्योंकि 2021 सेंसस ईयर था और हमें पता है अभी 2 साल से, इनफैक्ट अब तो तीसरा साल हो गया कि कोविड चल ही रहा है, राइट। अब आप खुद सोच के देखिए, सेंसस मेथड में लोगों के घर जाके डेटा कलेक्ट किया जाता है। कोविड है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, देयर वर नॉर्म्स, देयर वर लॉकडाउन्स एंड देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स इस कोविड की सिचुएशन में। तो सेंसस मेथड से डेटा कलेक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो गया इस वाले टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए हैं अपनी जगह से। कई सारे लोग कोविड से सफर कर रहे थे तो वो क्वारंटीन में थे, आप उनके पास नहीं जा सकते थे। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स था जो जाके डेटा कलेक्ट करता, उनमें से भी काफी लोग कोविड से सफर कर रहे थे तो वो भी नहीं जा पाते। तो ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो इसमें फेस किए जा सकते थे कि रिसोर्सेज कम है, उसके बाद मैन हो चाहे फाइनेंशियल, दोनों रिसोर्सेज कम है, टारगेट पॉपुलेशन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आंसर सही नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा आप आंसर को एक बेटर आंसर बना सकते थे करंट सिचुएशन को ऐड करके। नाउ रिमेंबर, आपने इसमें चैलेंजेस तो बता दिया, बट मेक श्योर कि एंड में 2-3 लाइन आप बता सको कि इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। कभी भी आप कोई भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स बताते हैं क्वेश्चन में तो वहीं बताकर रोक मत दीजिए, थोड़ा आगे बता दीजिए कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेदर डर्कहाइम्स थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज रेलेवेंट इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। अब अगर आपको याद हो डर्कहाइम का डिवीजन ऑफ लेबर क्या था, कि जैसे जैसे इकोनॉमी, अब देखिए इकोनॉमी में क्या है कि जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगा, राइट। जैसे पहले क्या था, पहले के जमाने में एकदम सिंपल सोसाइटी में क्या थी, एक इंसान काफी सारे काम कर रहा था। अब क्या है, अब आप घर में देखोगे, आप अपने घर में सारे काम नहीं कर रहे हैं। देयर इज मेड, देयर इज समबडी डूइंग योर लॉन्ड्री, देयर इज समबडी प्रोवाइडिंग यू फूड एंड यू आर गोइंग एंड अर्निंग मनी, राइट। तो देयर इज डिविजन ऑफ लेबर, अब घर में भी दिख रहा है ये। तो सो डर्कहाइम के डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी के हिसाब से इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, राइट। तो इन्होंने पूछा है कि क्या ये आज के डे में, प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में ये रेलेवेंट है कि नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑफ कोर्स रेलेवेंट तो है ही। अभी हम देख सकते हैं जितनी भी मॉडर्न सोसाइटीज है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर काफी देखा गया है, बट एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो गिव अ लिटिल बिट ऑफ क्रिटिसिज्म कि इसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि लोगों के बीच में डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। अब खुद सोच के देखिए, पहले जब हम अपना मेजर काम करते थे तो हम कम लोगों पे डिपेंडेंट थे। अब क्योंकि हर छोटे काम के लिए किसी इंसान को दे दिया गया है तो हम ज्यादा लोगों पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से आप एक दो इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, क्रिटिकली एग्जामिन मैक्स वेबर्स थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नाउ अगेन यहाँ पर आपको मेन वर्ड तो दिख ही गया होगा, क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। सबसे पहले सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को डिफाइन कर दो, क्या होता है डिवीजन, किस टाइप की बात हो रही है, राइट। सोसाइटी में कैसी डिवीजन है या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे आप डिफाइन करेंगे। नाउ समथिंग दैट वी हैव रेड इन आवर क्लासेस, जब भी मैक्स वेबर का नाम आता है तो कार्ल मार्क्स को याद रख लेना। मैक्स वेबर वाज अ रिस्पॉन्स टू कार्ल मार्क्स एंड वाइस वर्सा, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी को बताना है तो वेबर के बारे में बता दो, वेबर की थ्योरी को बताना है तो कार्ल मार्क्स का कुछ रिस्पॉन्स ले लो, है ना। तो आप देख सकते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिस्पॉन्स ही था, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी पोलराइजेशन की, उसी का रिस्पॉन्स था। तो इसमें वेबर ने कहा कि क्लास डेवलप होती है क्योंकि लोगों के सिमिलर मार्केट सिचुएशंस हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस ऑन द मार्केट। और उन्होंने 4 क्लासेस का नाम लिया था, इफ यू रिमेंबर। So what were those 4 classes? Those were the propertied class, the non-propertied class, the petty bourgeoisie or bourgeois, and the last one was manual laborer class, right? तो उन्होंने ये 4 classes दिया था। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, you have been specially asked to critically examine, which means आप इसका criticism बताएंगे। तो यहाँ पर आप consensus theory बता सकते हैं, इसकी criticism बता सकते हैं। बेसिकली मैक्स वेबर की जो ये theory थी stratification की, उसके criticisms यहाँ पे आप बता सकते हैं, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो जरूरी नहीं आपने अटेम्प्ट किया हो क्योंकि ये कंपलसरी नहीं था। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस उसमें ऐसा ही है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस 20 मार्कर है और थर्ड क्वेश्चन 10 मार्कर है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिस इज अ 20 मार्कर क्वेश्चन। फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी, हाउ डू यू रिलेट sociology to other social sciences? It should be relate
तो जो हमने चैप्टर पढ़ा था सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेज, वहीं से आपको ये उठाना है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है कि सोशियोलॉजी बाकी साइंसेज पे कैसे डिपेंड करती है, ये दोनों कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। तभी यहाँ पर लिखा है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी। ठीक है, कि सारे सोशल साइंसेज आपस में डिपेंडेंट है, कोई भी आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। सो यू कैन गिव फ्यू पॉइंट्स लाइक सोशियोलॉजी और हिस्ट्री कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, सोशियोलॉजी फिलोसफी कैसे रिलेटेड है, सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस कैसे रिलेटेड है। तो ऐसे करके कुछ पॉइंट्स आप इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ फार आर सोशियोलॉजिस्ट जस्टिफाइड इन यूजिंग पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी। सबसे पहला तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पॉजिटिविस्ट अप्रोच कितना सही है सोशल रियलिटी को समझने के लिए। अगर आपको पॉजिटिविस्ट अप्रोच याद हो तो वो क्या था कि हम नेचुरल साइंसेस के बेसिस पे सोशियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, जनरलाइज्ड व्यू निकालेंगे, यूनिवर्सलिस्टिक प्रिंसिपल्स निकालेंगे, राइट। दैट वाज पॉजिटिविस्टिक अप्रोच कि हम साइंस को इसमें इस्तेमाल करके देखेंगे, साइंस के लॉज इसमें यूज करके देखेंगे और कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स निकालेंगे, इस तरीके का था। तो आप एक बार पॉजिटिविस्ट अप्रोच को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो कि ये क्या था, इसके एक दो प्रोपोनेंट्स, अच्छे अच्छे प्रोपोनेंट्स का आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सोशल रियलिटी को समझने के लिए काफी जस्टिफाइड है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो, अगेन हमें पता है कि पूरी तरीके से सोशल रियलिटी को नहीं समझ पाता ये, हमने क्रिटिसिज्म में पढ़ा था पॉजिटिविस्ट अप्रोच के। वी स्टडीड कि ह्यूमन बींग्स क्या है, कॉन्शियस बींग्स हैं, उनके आप एक्शंस को कभी भी जनरलाइज नहीं कर सकते, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स नहीं बना सकते उनसे। हर कोई अपने थॉट के हिसाब से, अपने मॉरल्स के हिसाब से अपने अलग अलग एक्शंस होते हैं। सेम सिचुएशन में ही सेम बंदे को आप दो अलग अलग टाइम पे डाल दोगे तो भी सेम रिस्पॉन्स नहीं आएगा, राइट। तो सोशल रियलिटी को समझने के लिए कुछ हद तक तो ठीक है ये, लेकिन जनरली एक पॉइंट पे आके ये रुक जाते हैं, इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ पे क्रिटिसिज्म देके समझा सकते हैं और यू कैन गिव सम एग्जांपल्स एज वेल। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ये बहुत बार पूछा भी गया है पहले, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं तो यहाँ पर ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे आप अटेम्प्ट कर पाते डेफिनेटली। सो हियर यू हैव टू टेल द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो आप बता सकते हैं कॉमन सेंस होता क्या है, हमने पढ़ा हुआ है फॉकलोर एटसेट्रा, ये कॉमन सेंस के अंदर आते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था किस तरीके से कॉमन सेंस का कुछ पार्ट सोशियोलॉजी यूज कर सकती है अपनी स्टडीज पे, मतलब उसके लिए रिसर्च बेस बनाने के लिए कॉमन सेंस की कुछ आइडियाज या थॉट्स वो यूज कर सकती है। तो इस तरीके से आप रिलेशन बता सकते हैं सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में भी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्कर, हाउ डू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड सप्लीमेंट ईच अदर इन सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेथड आप बता सकते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड जनरली जो हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स है डेटा कलेक्शन के, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे आप क्वेश्चनर्स बनाते हो, ठीक है, उसमें आपके क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस आपने दिए हुए हैं, उसमें से चूज करके बताना है। क्वालिटेटिव में क्या है, हमारी मोर इन डेप्थ स्टडी होती है, राइट। तो मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिए, उस पर आप डिटेल में लिख सकते हो, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज क्वालिटेटिव मेथड का एक एग्जांपल। सो हम देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स को अगर हम साथ में यूज करते हैं सोशियोलॉजी में, तो हमारे पास बेटर आंसर्स, बेटर रिसर्च डेटा होता है, बेटर एक सोल्यूशन निकलता है किसी भी चीज का, ज्यादा रिलायबल होगा, ज्यादा वैलिड होगा, ज्यादा होलिस्टिक एक आप स्टडी कर पाएंगे अगर इन दोनों को साथ में करते हैं। मैक्रो और माइक्रो लेवल दोनों की स्टडी साथ में हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द डायलेक्टिक्स इन्वॉल्व इन ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन एज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स। सो कार्ल मार्क्स वाला जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा हो कि उन्होंने एक डिफरेंट स्टेजेस में सोसाइटी को बांट दिया था और हर सोसाइटी में कुछ डायलेक्ट्स प्रेजेंट थे। जैसे सबसे पहले हमने प्रिमिटिव की बात की थी, प्रिमिटिव सोसाइटी की, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसके अंदर डायलेक्टिक्स नहीं थे। एंशिएंट की बात करें तो उसमें लैंडलॉर्ड स्लेव थे, फ्यूडल में लॉर्ड्स और सर्व्स थे, कैपिटलिस्ट में भी लेबर और कैपिटलिस्ट क्लास थी, राइट। तो इस तरीके से डिवाइडेड थे। तो आपको पहले तो वो एक्सप्लेन कर देना है कि ये मोड ऑफ प्रोडक्शन प्रेजेंट थे हर स्टेज पे, हर सोसाइटी के स्टेज पे। एंड देन क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन लिखने के लिए बोला गया है आपको, तो आपको एक दो इसके अंदर क्रिटिसिज्म भी ऐड करने हैं। नेक्स्ट आता है, डू यू अग्री विद मैक्स वेबर्स आइडिया दैट ब्यूरोक्रेसी हैज पोटेंशियल टू बिकम एन आयरन केज, जस्टिफाई योर आंसर। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी का डेफिनेशन था वो आप देंगे, उसके फीचर्स आप बता देंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में बताना क्योंकि 10 मार्कर ही है ये, तो आपने उसके थोड़े बहुत फीचर्स बता दिए। उसके बाद आप बताएंगे आयरन केज का मतलब क्या है, कि किस तरीके से ये आप कैसे इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, कैसे ये सिर्फ एक बंदिश बन के रह जाता है, राइट। तो उसमें हम क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे, जैसे आयरन केज से कोई एस्केप नहीं है, राइट। तो आयरन केज के इसको जस्टिफाई करने के लिए आप क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, जैसे कोई भी इमरजेंट सिचुएशन अगर आ जाती है तो उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी फेल हो जाएगी क्योंकि उनको रूल्स पे काम करने की आदत है,
ठीक है, इनोवेशन को उसमें बहुत ज़्यादा अप्रूव नहीं किया जाता, ना जस्टिफाई किया जाता है, ना ही मोटिवेट किया जाता है, राइट? देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट यू हैव टू स्टिक टू। आप अपने आप कुछ भी अलग से नहीं कर सकते, क्रिएटिव नहीं हो सकते, विच इज द रीजन कि अल्टीमेटली आयरन केज बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें बाद में बता भी सकते हो सोल्यूशन में कि कैसे अगर हम चाहें ब्यूरोक्रेसी को इम्प्रूव करना, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अगर हम जोड़ दें तो उसमें ब्यूरोक्रेसी भी इम्प्रूव हो सकती है। कंप्लीटली फॉर्मल में देर आर सर्टेन लिमिटेशन, so that is something you can include here. Next is question number 4. Explain the concept of social mobility. Describe with suitable illustrations how education and social mobility are related to each other. तो अगेन यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, सोशल मोबिलिटी को डिफाइन कर दो। उसके बाद कि कैसे एजुकेशन सोशल मोबिलिटी में हेल्प कर सकती है, राइट? तो आप यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, किस तरीके से आप आपने खुद ही देखा है कि कई बार हमने देखा है कि रिक्शा वाले का बेटा है जो आईएएस बन गया है। अब आईएएस बनने के बाद ऑब्वियसली उसकी सोशल मोबिलिटी है, सोसाइटी में उसकी हायरार्की इंप्रूव हो गई। तो ऐसे आप इलिस्ट्रेशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन क्रिटिसाइज इन अ लाइन और टू कि कहने के लिए एजुकेशन सोशल मोबिलिटी देता है बट इसका एडवांटेज सब नहीं उठा पाते। हमने पढ़ा है टॉप एलिट्स ही सारा एडवांटेज ले जाता है और एक्चुअली ये परकोलेट डाउन नहीं कर पाता, जिनको जरूरत है वो इसमें उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता, राइट? तो ये आप इसमें एक या दो लाइन में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ हैज द आइडिया ऑफ वर्क फ्रॉम होम फोर्स्ड, दिस इज फोर्स्ड अस टू रीडिफाइन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। अगेन आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क क्या होता है, तो अब थोड़ा सा वो डिफाइन कर देंगे। और आई थिंक ये तो आपने खुद भी एक्सपेक्ट किया होगा, वर्क फ्रॉम होम पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, 2 साल से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम जब डिफाइन करेंगे तो कुछ जो एडवांटेजेस हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को इसने मर्ज कर दिया है वर्क फ्रॉम होम ने, कि एकदम स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम देयर आर प्रॉब्लम्स, कि देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वर्क फैमिली, स्पेशली फीमेल के लिए जब तक जैसे घर से बाहर है तब तक वो सिर्फ बाहर फॉर्मल अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बट अभी क्योंकि वो घर में है तो इसकी जो बाउंड्री है वो काफी ब्लर हो गई है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, जो वर्क के ऑर्गेनाइजेशन की उसकी बाउंड्री काफी ब्लर हो गई है, एंड इट हैज बिकम slightly problematic and there's a conflict between work and home as well, right? Next is with suitable examples explain how conformity and deviance coexist in a society as propounded by R.K. Merton. I don't think it is difficult, पहले भी पूछा गया है, मर्टन की थियोरी थी, हमें पता है कि हर सोसाइटी में, जब आपने स्ट्रेन थियोरी पढ़ी होगी मर्टन की, तो हर सोसाइटी में आप देखेंगे कि देर आर सर्टेन कल्चरली डिफाइंड गोल्स एंड उन्हीं के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स होते हैं। तो देर आर मीन्स जो सोसाइटी देती है और गोल्स जो सोसाइटी देती है। तो हमने इसके डिविएंट्स के टाइप पढ़े थे, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने मीन्स अडॉप्ट कर लिया पर गोल्स अडॉप्ट नहीं कर पाए, कई बार गोल अडॉप्ट कर लिया मीन्स अडॉप्ट नहीं कर पाए, कई बार दोनों ही अडॉप्ट नहीं कर पाए, राइट? तो इस तरीके से हमने इसके टाइप्स पढ़े थे, वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे सकते हो कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर अभी भी कंफॉर्मिटी और डिविएंस देख सकता है। कोविड का ही एग्जांपल आप लेके देख सकते हो, बहुत सारे अभी जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि सोशल डिस्टेंस करो या मास्क पहनो, एंड देन पीपल फाइंड सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि हम कैसे इससे बच सकते हैं, तो मीन्स से वो भाग जाते हैं। गोल तो सबका अल्टीमेटली सेम है, कोविड से बचना, बट मीन्स वो अवॉइड कर जाते हैं, है ना? तो इस तरीके से वो भी डिविएंट के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। अगेन ये क्वेश्चन कंपलसरी है, 150 वर्ड्स में आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर है एक्सप्लेन द इमर्जिंग चैलेंजेस इन एस्टैब्लिशिंग जेंडर इक्वालिटी इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो अब देखो यहाँ पर आप बता सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जेंडर इक्वालिटी। अगर आप वैसे भी देखें तो जब हमने जेंडर के बारे में पढ़ा था, जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, तो आपने देखा कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें मेनली मेन है, राइट? इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर मेजॉरिटी आप देखेंगे विमेन है, लो पेड होती हैं, टाइम डिफाइंड नहीं है, दे आर एक्सप्लॉइटेड। बल्कि इतनी ज्यादा विमेन है, लेबर जो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर है उसके अंदर विमेन इतनी ज्यादा, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर बोल सकते हो इनफॉर्मल सेक्टर में, राइट? इतना ज्यादा हो गया है। इसी पे आप जेंडर गैप रिपोर्ट यूज करके उसमें से डेटा यूज कर सकते हैं। और भी जो चैलेंजेस है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ये पर्टिकुलर चैलेंजेस है, नंबर ऑफ आवर्स या कितना आपको काम करना है वो डिफाइंड नहीं होता, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी, जो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्कर्स का, राइट? तो ये सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं।
एंड एट द सेम टाइम डू नॉट फॉरगेट टू हाईलाइट अबाउट जेंडर, क्योंकि उन्होंने जेंडर स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर का नहीं पूछा है, आपसे पूछा है जेंडर स्पेसिफिक क्या चैलेंजेस है, तो यू कैन गिव कि ये पर्टिकुलर चैलेंजेस है जो फीमेल ज्यादा फेस करती हैं क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में फीमेल ज्यादा है। नेक्स्ट इज critically examine the relevance of Pareto's theory of circulation of elites in the present scenario. So हमने वो पढ़ी है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, हमने फॉक्स एंड लायन की थ्योरी पढ़ी थी यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर, राइट। सो फॉक्सेस आर कनिंग, दे टेक एडवांटेज, जैसे ही लायन थोड़े से ठंडे पड़ेंगे वो उस पोजीशन को यूज कर लेंगे, बट हमेशा जो ये एलीट वाली पोजीशन है, जो पावर वाली पोजीशन है, वो इन्हीं के बीच में सर्कुलेट करती रहती है, विच वो सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी। तो इसको आप प्रेजेंट डे नॉलेज से जोड़ के बता सकते हैं, एक दो एग्जांपल्स आप चाहें तो दे सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम हमने इसकी क्रिटिसिज्म पढ़े थे, तो वो क्रिटिसिज्म यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि आपको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली कंपेयर द व्यूज ऑफ टाइलर एंड मुलर ऑन रिलीजन। अगेन वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपको कंपेयर करना है जो पहले तो आप डिफाइन कर देना कि रिलीजन पे किस तरीके के व्यूज हैं इनके, ठीक है, देन इनको सिंपली आपको कंपेयर करना है। 10 मार्कर क्वेश्चन, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, आप चाहे तो बुलेट पॉइंट्स में लिख दो या फिर टेबुलर फॉर्म में इनको कंपेयर कर दो, बोथ विल वर्क। नेक्स्ट इज व्हाट इज कल्ट, explain the growth of cults in contemporary world। again very सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पहले पूछा गया क्वेश्चन है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। कल्ट आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे हम कैसे इनका ग्रोथ हो रहा है इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो आपने कल्ट के बारे में पढ़ा ही होगा, ये एक स्मॉल रिलीजियस ग्रुप का ही एक पार्ट है जिसके बहुत अनऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजीज होती है, रिचुअल्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरीके के इनके बिलीव्स है जो जनरली सोसाइटी अलाउ नहीं करते, सोसाइटी सैंक्शन नहीं करती, तो उसको कल्ट कहा जाता है। तो ऐसे आप इसको डिफाइन करके दिखा सकते हैं कि कैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इस तरीके के आइडियाज अभी भी ग्रो कर रहे हैं। Next is, do you think Parsons gave an adequate theory of social change? Justify your answer. So in this question you have to tell कि क्या पार्सन्स की जो थ्योरी थी सोशल चेंज की वो एडिक्वेट है, इसको आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। सो ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी भी थ्योरी की बात करते हैं फॉर दैट मैटर, इट इज नॉट इनफ, ठीक है, जैसे इसमें एडिक्वेट बोला है, वो इट इज नॉट एडिक्वेट, कोई ना कोई आके इसमें कुछ ना कुछ ऐड करता ही है, किसी तरीके का क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलेगा ही, अगर वो एडिक्वेट होती, इनफ होती, तो कभी क्रिटिसिज्म होता ही नहीं, राइट। तो सबसे पहले तो आप थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ऑफ कोर्स हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जो दो पार्ट्स है आपने पढ़ा है, टैलकट पार्सन्स ने दिया था, उन्होंने बेसिकली क्या कहा था कि उन्होंने अपनी थ्योरी बेस की थी बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे, हमने पढ़ा था ये, तो वहां से आप थोड़ा सा थ्योरी आप डिफाइन कर देंगे। देन ही टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड ऑन दिस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वो आप एक्सप्लेन कर देंगे। एंड देन एट द एंड यू कैन गिव क्रिटिसिज्म, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है कि ये थ्योरी पूरी तरीके से तो एडिक्वेट है नहीं, बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, राइट, जो कि नहीं आइडेंटिफाई किए गए थे पार्सन की थ्योरी में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, इल्यूसिडेट मेन प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय माइग्रेंट लेबरर्स इन द रीसेंट लॉकडाउन पीरियड। अगेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लॉकडाउन चल रहा है, 2 साल से कोविड चल रहा है, तो यहाँ पर किस तरीके की प्रॉब्लम्स माइग्रेंट लेबरर्स को देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे सबसे पहले तो आप माइग्रेंट लेबरर्स का क्राइसिस का थोड़ा सा आप ओवरव्यू दे दो इन जनरल, वैसे भी माइग्रेंट लेबरर्स के काफी सारे प्रॉब्लम्स है जो वो फेस करते हैं, स्पेशली अगर हम यहाँ पर कोविड-19 के केसेस में देखें, मतलब कोविड वाले टाइम पे लॉकडाउन वाले पीरियड में देखें, तो हमने देखा था कि बहुत सारे लेबरर्स थे, उनके पास जाने के लिए कुछ नहीं था, वो पैदल बहुत बहुत किलोमीटर तक गए हैं, ये हमने शुरू में ही न्यूज में पढ़ा था, कई लोगों की रास्ते में डेथ हो गई है, ऐसा भी हमने पढ़ा है। देन उनके पास जॉब्स नहीं है, कहीं पर भी जा रहे हैं जॉब्स नहीं है, अपनी जगह को छोड़ के जहां पर वो काम कर रहे थे वहां फंस गए, वहां जॉब्स है नहीं, और अब घर जाने के लिए उनके पास रास्ता भी नहीं है, लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बट दी एंड ऑफ कोर्स, while capping it off, while summing it off, do not forget to give some steps given by government, कि अगर आप कोई प्रॉब्लम भी दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम थी जो नहीं सॉर्ट आउट हो पाई, तो उसका सोल्यूशन भी आपको देना है। Next is, explain how political parties and pressure groups are dialectically related to each other in terms of achieving their goals। Again, मैं नहीं कहूंगी कि ये हमने पहली बार देखा, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ही है ये फिर से। वी हैव सीन कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स जनरली रिलेटेड होते हैं, कई जगह जहां पॉलिटिकल पार्टीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाती वहां प्रेशर ग्रुप्स एज अ वॉइस सामने आते हैं और इसको हेल्प करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि पॉइंट आउट करने में कि भाई ये चीजें हैं, यहाँ पर आपको काम करना है, आपने काम नहीं किया है, हमें ये इश्यूज हो रही है, इस ग्रुप को ये इशू हो रही है, do something about it। so it is about that, तो you can write easily, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है बहुत, ये सेक्शन में easily पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप कैसे रिलेटेड है वो आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट इज गिव योर कमेंट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, रिलीजियस रिवाइवलिज्म को एक्सप्लेन करोगे, ऑफ कोर्स इतना तो समझ में आ गया होगा, ये मेन टर्म है। फिर इसके बारे में थोड़ा सा लिखने के बाद आप बता सकते हैं प्रेजेंट डे में कैसे ये रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है, अभी भी हम देख सकते हैं कभी भी कोई क्राइसिस होता है तो सबसे पहले जो माइंड में आता है वो आता है रिलीजन, कि भगवान, होप, एज अ होप, रिलीजन हमेशा एज अ होप काम करता है। हर सोसाइटी में रिलीजन एज अ होप काम करता है। रिलीजियस रिवाइवलिज्म भी हम तभी देखते हैं रिलीजन की तरफ, हम ओरिजिनल रिलीजन की तरफ तभी भागते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा क्राइसिस हो जाए, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं जो हमें नहीं पसंद आ रहे हैं। नेक्स्ट इज explain how the patterns of patriarchy is being altered in a family and at the workplace in the present context. So the main question stem here is patriarchy. ठीक है, कैसे इसने फैमिली और वर्क प्लेस में चेंजेस किए। तो पेट्रियार्की का जो अब पैटर्न चेंज हो रहा है, राइट, उसकी वजह से आप देखोगे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे पहले तो पेट्रियार्की की वजह से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, दैट यू हैव टू डिफाइन। देन यू विल सी कि किस तरीके से फैमिली स्ट्रक्चर में भी, क्योंकि विमेन अब घर से बाहर आ गई है, दे आर इंडिपेंडेंट, तो डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, इक्वालिटी बढ़ गई है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी भी पेट्रियार्की माइंडसेट कंटिन्यू है। नेक्स्ट आता है क्रिटिकली एग्जामिन कंट्रीब्यूशन ऑफ डिपेंडेंसी थियरीज इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो। तो अगेन डिपेंडेंसी थियरी अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा किस तरीके से जो डेवलप्ड कंट्री है वो डिपेंडेंसी क्रिएट करती है डेवलपिंग कंट्री का उनके ऊपर, और आपको बताना है कि किस तरीके से ये अभी भी रेलेवेंट है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमने डिपेंडेंसी थियरी की, इफ यू रिमेंबर, हमने इसके क्रिटिसिज्म भी पढ़े थे, तो इसको डिफाइन करने के बाद आप उसका क्रिटिसिज्म दे दो एंड योर आंसर विल बी कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सप्लेन द ग्रोइंग सेलियंस ऑफ एथनिसिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड विद इलस्ट्रेशन। तो आपको बताना है कि एथनिसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, अभी भी इंपॉर्टेंट है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर भी। तो अगेन व्हाट विल यू डू इज एथनिसिटी को एक्सप्लेन करो, देन गिव सम एग्जांपल्स, राइट, टू एक्सप्लेन कि कैसे एथनिसिटी अभी भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, वही आपको एक्सप्लेन करना है, देन यू हैव टू गिव सर्टेन एग्जांपल्स। Let's look at next question, question number 8. Discuss the changing nature of kinship relations in the contemporary world. I don't think ये बिल्कुल भी मुश्किल होगा आपके लिए। यहाँ पर हमने ये चैप्टर पढ़ा था kinship and changing structure, राइट, तो उसके अंदर आपने ये पढ़ा ही हुआ है। किनशिप को पहले आपको डिफाइन करना है, फिर आपको बताना है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कैसे कैसे चीजें बदल रही हैं। जैसे पहले बिल्कुल पेट्रियार्कल था, बहुत ही ज्यादा अनसिमेट्रिकल रिलेशनशिप शेयर होता था मेल और फीमेल के बीच में, अब इक्वालिटी आ रही है, सिमेट्री आ रही है। ठीक है, देन यू वुड ऑल्सो सी कि कैसे डिसेंट की भी बात करें तो बायलेटरल डिसेंट को आपको देखने को मिल रहा है अब। तो ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एनेबलिंग अस टू फेस चैलेंजेस ट्रिगर्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। रिपीटेड क्वेश्चन है, अब आपको इससे बेटर क्वेश्चन तो आपको मिल नहीं सकता, जनरली इतना रिपीट तो नहीं होता है, बट ये लास्ट टाइम भी पूछा गया था, इससे भी पूछा गया है, तो अगर आपने PYQ किया है तो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, वही आपको इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बताना है किस तरीके से कोविड-19 के टाइम में इसने हेल्प की है। तो आप देख सकते हो हर चीज ऑनलाइन चली गई, क्लासेस ऑनलाइन हो गई, आपकी शॉपिंग ऑनलाइन हो गई, सारा कुछ डिजिटल हो गया, राइट। इस तरीके से इस पैंडेमिक में इसने हमें फिर भी सर्वाइव करने में हेल्प किया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हाईलाइट द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो अगेन यहाँ पर आप सिविल सोसाइटी को पहले बताएंगे सिविल सोसाइटी होती क्या है, फिर इसके रोल्स एंड फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको आपको इसमें डिफाइन कर देना है। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एंड में आप चाहें तो आप बता सकते हैं कैसे ये सिविल सोसाइटी कई बार एंटी डेमोक्रेटिक भी हो सकती है। And with this, we come to the end of today's session. Hope you enjoyed the lecture. Thanks for joining in. Have a great day ahead.